बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का मैं क्लास में स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड का प्रथम प्रश्न पत्र, पश्चिमी राजनीतिक विचारक। इससे पूर्व की क्लास में हमने प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में जाना था। इसके साथ साथ हमने उसके द्वारा रचित विभिन्न ग्रंथों के बारे में भी जाना था और ये जाना था कि उनके द्वारा जो सभी ग्रंथ जो रचित किए गए थे वो संवाद शैली में थे, वाद विवाद शैली में थे, प्रश्नोत्तर शैली में थे और इसीलिए उनके जो विभिन्न ग्रंथ थे उनको ग्रंथ या रचनाएं नहीं कहा जाता बल्कि उनको संवाद कहा जाता है। अर्थात संवाद शैली में होने के कारण उनको संवाद ही नाम दिया गया है। उनके द्वारा 36 ग्रंथों का निर्माण किया गया था। लेकिन राजनीतिक विचारों को यदि उनके राजनीतिक विचारों को यदि हमें जानना है तो हमारे द्वारा रिपब्लिक का अध्ययन किया जाना चाहिए, रिपब्लिक में देखा जाना चाहिए। अर्थात उनके जो प्रमुख राजनीतिक विचार है वो रिपब्लिक में मिलते हैं, स्टेटसमैन में मिलते हैं और लॉज में हमें प्राप्त होते हैं। तो रिपब्लिक जो उनका ग्रंथ था वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ था और इसमें उनके न्याय संबंधी विचार भी थे। यही उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका जो रिपब्लिक ग्रंथ था वो इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ था कि इसी के कारण उनको ख्याति प्राप्त हुई। और रिपब्लिक में न केवल राजनीतिक विचारों का समावेश है बल्कि उनके आध्यात्मिक विचारों का समावेश भी हमें प्राप्त होता है, उनके न्यायिक विचारों का समावेश भी प्राप्त होता है, उनके शिक्षा संबंधी विचार, परिवार संबंधी विचार, साम्यवाद संबंधी विचार भी हमें उनकी रिपब्लिक ग्रंथ में देखने को मिलते हैं। आज हम बात करेंगे उनके न्याय संबंधी धारणा की। और इस संदर्भ में बार्कर ने कहा है कि चाहे वह सोफिस्ट वर्ग की धारणा का विरोध करने वाला रहा हो, समाज की विद्यमान व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा हो, लेकिन न्याय प्लेटो के विचार का मूल आधार है। अर्थात प्लेटो की विचारधारा में न्याय की जो धारणा है या न्याय संबंधी जो सिद्धांत है वो उनकी विचारधारा का मूल आधार है। अर्थात उनकी जो मुख्य सोच जो थी वो न्याय के स्थापित करने की थी। इस संदर्भ में कहा जा सकता है, इसके साथ साथ ये कह सकते हैं हम कि वर्तमान समय में न्याय शब्द का प्रयोग चाहे कानून के आधार पर, आज के संदर्भ में हम न्याय शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं, कानून के आधार पर किया गया कार्य है या फिर न्यायाधीशों द्वारा लिए गए निर्णय को हम न्याय की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन प्लेटो ने न्याय का शब्द का अर्थ दूसरा लगाया था, दूसरा बताया था। उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने उन सभी कर्तव्यों का पालन करे जिनका पालन समाज की व्यवस्था और हित की दृष्टि से किया जाना आवश्यक है। अर्थात प्लेटो का ये मानना था कि प्रत्येक समाज अथवा राज्य समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता की दृष्टि रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करता है और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। अर्थात प्लेटो की दृष्टि में कर्तव्य पालन ही न्याय है। अब प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा के बारे में जानने से पूर्व हम ये देखेंगे कि उन्होंने तत्कालीन समय में प्रचलित न्याय संबंधी धारणाओं का विवेचन किया और खंडन किया। जैसे कि परंपरागत न्याय का परंपरागत सिद्धांत था। परंपरागत सिद्धांत में सिफालस के अनुसार सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। इस संदर्भ में प्लेटो कहता है कि सत्य बोलने और ऋण चुकाने के रूप में न्याय की परिभाषा करना दोषपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों ही कार्य कुछ परिस्थितियों में अन्यायपूर्ण और अनुचित हो सकते हैं। जैसे कि सत्य बोलते हुए दूसरे को अपने देश के सैनिक रहस्यों के बारे में जानकारी प्रदान कर देना। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने स्वस्थ चित्त वाले मित्र से अस्त्र ले और उसके बाद वह उसे पागल होने के पश्चात उसे उसके अस्त्र वापस लौटा दे तो ऐसी स्थिति में ऋण चुका देना भी अन्यायपूर्ण होगा। तो इस प्रकार से सिफालस की जो न्याय संबंधी धारणा थी कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है, इस परंपरागत सिद्धांत का प्लेटो ने विरोध किया और कहा कि ये जो न्याय धारणा है वो सभी परिस्थितियों में सही साबित नहीं हो सकती। इसी प्रकार पॉलीमार्कर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। उचित शब्द की व्याख्या में आगे चलकर उन्होंने कहा, न्याय एक कला है, कला चतुराई के साथ प्रयोग करने का नाम ही है। अतः मित्र के प्रति श्रेष्ठ और शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार करना ही न्याय है।
परंतु प्लेटो ने पॉलीमार्कर की इस व्याख्या का विरोध किया और उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में क्या होगा जबकि मित्र जो है वो सिर्फ नाम का मित्र हो और अंदरूनी भाव जो है वो शत्रुता का भाव रखता हो या विरोधी भाव रखता हो, तो ऐसी स्थिति में जो मित्र है उसके प्रति अच्छा या भलाई करना जो है वो भी न्यायपूर्ण नहीं होगा। और इसके साथ साथ शत्रु के प्रति, क्योंकि वो सिर्फ शत्रु है इसलिए उसके साथ बुराई से संबंधी व्यवहार करना या उसकी बुराई करना, ये जो सिद्धांत है वो भी न्याय सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। तो इस प्रकार से पॉलीमार्कर की इस व्याख्या में प्लेटो ने उसका विरोध करते हुए कहा कि ये जो सिद्धांत है वो नितांत वैयक्तिक है और अनैतिक है। इसके पश्चात आता है क्रांतिकारी सिद्धांत। क्रांतिकारी सिद्धांत के प्रतिपादक है थ्रेसीमेकस। उन्होंने कहा, उनकी धारणा थी कि शक्ति ही सत्य है, अर्थात उसके अनुसार शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। न्याय के बारे में इसके दो दृष्टिकोण हैं। प्रथम है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों को पूरा करना चाहता है, किंतु केवल शक्तिशाली ही इसमें सफल होता है और समाज में सरकार ही सबसे अधिक शक्तिशाली होती है, इसलिए शासन द्वारा निर्मित कानूनों को पालन करने में ही न्याय है। दूसरा दृष्टिकोण आता है कि शासक के अतिरिक्त सभी व्यक्तियों के लिए न्याय का अर्थ है दूसरों का हित करना। इस प्रकार थ्रेसीमेकस ने दो बातें कही कि शासक वर्ग स्वयं अपने हितों की रक्षा करने के लिए शासन करता है, दूसरा अन्याय न्याय से श्रेष्ठकर है। तो प्लेटो ने थ्रेसीमेकस के इन दोनों ही विचारों को खंडन करता है और वो कहता है कि प्रथम विचार के संबंध में शासन करना एक कला है और सभी कलाओं का लक्ष्य अपनी स्वार्थ सिद्धि करना नहीं, वरन उन वस्तुओं के दोषों को दूर करना है जिनके साथ उनका संबंध होता है। जिस प्रकार एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की त्रुटियों को दूर कर उनकी गुप्त शक्तियों को जागृत करता है, उसी प्रकार एक शासक का लक्ष्य प्रजा के दोषों को दूर करके उनको दुखों और कठिनाइयों से दूर करके उनका कल्याण करना है। दूसरे विचार के संदर्भ में उसका कथन है कि न्याय पर चलने वाला व्यक्ति अन्यायी की अपेक्षा अधिक सुखी है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आदर्श जीवन की प्राप्ति का प्रयत्न करता है और इस आदर्श की प्राप्ति में ही सुख निहित है। सुख की अवस्था दुख की अवस्था से श्रेष्ठकर है। इस प्रकार प्लेटो ने थ्रेसीमेकस की धारणा को अस्वीकार किया है। फिर है कार्यकरण सिद्धांत। इसका प्रतिपादन ग्लाउकन के द्वारा किया गया। उसके अनुसार न्याय एक कृत्रिम वस्तु है और इसका आधार कोई शाश्वत नियम न होकर समय अनुसार बदलती हुई परंपराएं हैं। वर्तमान अनुबंधवादी विचारकों की भांति उसका भी विश्वास है कि प्राकृतिक अवस्था में निर्बल मनुष्यों को अनेक कष्ट उठाने होते थे और इसीलिए उन्होंने इस सब चीज़ों से निजात प्राप्त करने के लिए एक समझौता किया और उसके आधार पर कानून का निर्माण हुआ, जो मानवीय व्यवहार और न्याय का मापदंड निर्धारित करते थे। दंड की शक्ति की भय के कारण मनुष्य न्याय के आधार पर कानूनों का पालन करते हैं, अतः न्याय भय का शिशु है। ग्लाउकन के अनुसार न्याय भय की प्रवृत्ति पर आधारित था तथा यह निर्बलों की आवश्यकता थी, न कि शक्तिशाली का हित। इस प्रकार ग्लाउकन के इस सिद्धांत से निम्न दो परिणाम सामने आते हैं। पहला है कि राज्य पारस्परिक भय की प्रवृत्ति पर आधारित है, न कि सर्वव्यापी नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है। दूसरा है, राज्य स्वाभाविक संगठन नहीं वरन परंपरागत कृत्रिम संगठन। प्लेटो इस धारणा से भी सहमत नहीं है। उन्होंने इस धारणा का खंडन करते हुए कहा कि कानून और न्याय को समझौते पर आधारित बाहरी वस्तु नहीं मानना चाहिए, वरन वह आत्मा का आंतरिक गुण समझता है। और प्लेटो का मानना था कि न्याय का गुण स्थायी रूप से व्यक्ति की आत्मा में निवास करता है और न्याय का पालन भय और शक्ति के कारण नहीं वरन स्वाभाविक रूप से होता है। अर्थात प्लेटो का ये मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में गुण निहित होता है कि वो स्वयं नैतिकता का पालन करना चाहता है, वो स्वयं न्याय का पालन करना चाहता है और इसीलिए उसके द्वारा सदैव नैतिकता का पालन किया जाता है, न्याय का पालन किया जाता है, कानून की शक्ति का पालन किया जाता है। तो इस प्रकार व्यक्ति अपनी आत्मा के गुण के कारण नैतिक नियमों का पालन करता है, कानून का पालन करता है और कर्तव्य पालन करता है और उसी में ही न्याय निहित होता है।
अब अगली क्लास में हम देखेंगे प्लेटो के न्याय विषयक सिद्धांत।